हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल बजटिंग टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। और वो सभी स्टूडेंट्स जो यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट या यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग हमारे ऐप अफेयर्स विद बिजनेस पर जाकर कंप्लीट कोर्स को भी परचेज कर सकते हो, जहां आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रिंटेबल पीडीएफ्स, सेक्शनल टेस्ट, साथ में मॉक टेस्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो सभी स्टूडेंट्स जो इन बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं, आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे ऐप को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऑप्टिमल मिक्स है इनमें से किन ऑप्शंस का एक ऑप्टिमल मिक्स है कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग बात करते हैं, एक सबसे बड़ी देखो अजम्पशन क्या होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर मान के चलता है कि इसके पास दो ही सोर्स हैं फाइनेंस रेस करने की, डेट और इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम यही डिसाइड करते हैं कि जब हमको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो हम कितना पोर्शन जो है पैसे का वो हम डेट मतलब ऐसा लोन लेने वाले हैं, और कितना पोर्शन, कितना अमाउंट हम क्या करने वाले हैं, एज अ इक्विटी शेयर होल्डर्स इशू करने वाले हैं। ठीक है, इसी का हम लोग क्या देखते हैं, एक ऑप्टिमल मिक्स हम किसका देखते हैं, ऑप्टिमल मिक्स हम किसका देखते हैं, दो ही ऑप्शन है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, डेट और इक्विटी का। कैपिटल स्ट्रक्चर जो पूरा टॉपिक है वो बात ही यही करता है कि हमें इस तरीके से अपने डेट और इक्विटी के पोर्शन को रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और कम से कम कॉस्ट आए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, डेट एंड इक्विटी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए पार्ट ऑफ। कैपिटल स्ट्रक्चर किसका पार्ट है, द एसेट साइड ऑफ अ बैलेंस शीट, द लाइबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट, द ट्रायल बैलेंस और नन ऑफ द अबव। अब देखो, अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन क्या किया कि वो किसका ऑप्टिमल मिक्स है, डेट और इक्विटी का। अब आप लोगों ने कॉमर्स पढ़ी हुई है, आप लोगों को पता है कि बैलेंस शीट में एसेट्स और इधर आ गए आपके लाइबिलिटीज। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि डेट और इक्विटी किस साइड आते हैं, डेट और इक्विटी किस साइड आते हैं, लाइबिलिटी साइड आते हैं। ये हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि ये हम सीधा सीधा क्या कह रहे हैं कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने ये पैसा किसी से लिया है। हमने डेट मतलब लोन ले लिया, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे कहाँ आते हैं, लाइबिलिटी साइड आते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ द लाइबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of these is a theory of capital structure। देखिए, अब हमने बात की कि कैपिटल स्ट्रक्चर किसकी बात करता है, एक राइट मिक्स होना चाहिए डेट और इक्विटी का। जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का हमने सोचा, और हमने सोचा कि अब पैसा कहाँ से अरेंज किया जाए, तो अब ये हमने देखा कि हमें शायद कुछ पोर्शन लोन ले लेना चाहिए या कुछ पोर्शन इक्विटी का ले लेना चाहिए। अब ऐसा ज़रूरी क्यों है कि हम डेट और इक्विटी का एक करेक्ट पोर्शन होना चाहिए, एक ऑप्टिमल मिक्स होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं है कि हम सिर्फ लोन ही ले लें, ऐसा क्यों नहीं है कि हम सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर से ही फंड रेज कर लें। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 4 थ्योरीज आई थी। क्या आई थी, 4 थ्योरीज आई थी कैपिटल स्ट्रक्चर की। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर की 4 थ्योरीज आई थी। उससे पहले 2 स्कूल ऑफ थॉट पर आई थी वो थ्योरीज। एक है आपका इररेलेवेंट, एक है आपका रेलेवेंट, एक है आपका रेलेवेंट। यहाँ आपकी रेलेवेंट या फिर रेलेवेंस स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि यस,
कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मतलब ये पता होना कि हमें डेट का कितना पोर्शन रखना है और इक्विटी का कितना पोर्शन रखना है। ये डिसीजन हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट करता है। ये डिसीजन हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट करता है। और इररिलेवेंट कहता है कि नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है, जहां हम ये डिसाइड करते हैं कि डेट और इक्विटी का कितना पोर्शन होगा, ये हमारी वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट नहीं करता है। ये हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है। और इन्हीं दो थॉट पर दो थ्योरी इररिलेवेंट के अंदर आई और दो थ्योरी आप लोगों की रेलेवेंस के अंदर आई। दो थ्योरी आपकी रेलेवेंस के अंदर आई। ठीक है। इररिलेवेंस के अंदर दो थ्योरी कौन कौन सी है आपकी? नेट इन ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और दूसरी है आपकी एमएम अप्रोच। दूसरी है आपकी एमएम अप्रोच। रेलेवेंट में क्या है? नेट इनकम अप्रोच, और दूसरी कौन सी है आपकी? ट्रेडिशनल अप्रोच। दूसरी कौन सी है आपकी? ट्रेडिशनल अप्रोच। क्लियर? तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के अंदर हम लोगों की दो बेसिस पर आती है, रेलेवेंस और इररिलेवेंस। रेलेवेंस में बात होती है कि यस, डेट और इक्विटी का जो रेशियो है, जो हम करेक्ट मिक्स डिसाइड करते हैं, अगर आप डेट ज़्यादा ले लोगे या इक्विटी ज़्यादा ले लोगे, जो भी पोर्शन रहने वाला है वो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट करेगा। क्लियर? और इररिलेवेंट कहता है कि जो भी आप डेट और इक्विटी का पोर्शन लेने वाले हो, आप चाहे कितना भी डेट ले लो, चाहे कितना भी इक्विटी ले लो, ये आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट नहीं करता है। क्लियर? और इसके अंदर हमारी दो थ्योरी कौन सी है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम अप्रोच। और रेलेवेंस के अंदर है आपकी नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। क्लियर? अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि ये सभी थ्योरीज कहती क्या है। फिलहाल हम क्या देख लेते हैं, अब इसका आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ दीज इज अ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? तो नेट इनकम अप्रोच बिल्कुल थ्योरी है, और ये कौन सी स्कूल ऑफ थॉट की है? रेलेवेंस। कौन से स्कूल ऑफ थॉट की है? रेलेवेंस। रेलेवेंस क्या बात करता है कि येस, इट विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच, एमएम अप्रोच। ठीक है, एमएम अप्रोच। ये कौन सा है आपका? इररिलेवेंस। क्या कौन सा है? इररिलेवेंस, बट इट इज ऑल्सो अ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये भी आपकी थ्योरी है, और किस में आती है? इररिलेवेंस स्कूल ऑफ थॉट में। मतलब आप चाहे कितना भी डेट अपनी कंपनी, आप कितना भी पैसा डेट के जरिए से रेज कर लो या कितना भी पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स के जरिए से आप रेज कर लो, आपकी कंपनी की वैल्यू ऑफ द फर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमारी ये सभी थ्योरीज कैपिटल स्ट्रक्चर की हैं, तो ऑल ऑफ दीज, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ कैन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड? एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को आप मेंटेन कैसे करके रख सकते हो कि आपको डेट भी, अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपकी अगर क्या कहते हैं, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल पाएगा। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स इशू करना चाहते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब आप शेयर्स बेचना चाहते हो तो आपके शेयर्स को कोई क्यों खरीदेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स आपके शेयर्स क्यों खरीदेंगे? आपकी फर्म के शेयर्स को क्यों खरीदेंगे? अगर आप उनको प्रॉपर डिविडेंड प्रोवाइड करोगे, प्रॉपर प्रॉफिट में से आप उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करोगे। तो ये कह रहा है कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कब आप मेंटेन कर सकते हो? पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द फर्म, बिल्कुल सही बात है। अ गुड रिकॉर्ड ऑफ द रेवेन्यू, बिल्कुल सही बात है। अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब ये है कि आपकी डिविडेंड पॉलिसी फ्लक्चुएट नहीं करती है, आप एक स्टेबिलिटी के साथ अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करते हो। क्लियर? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस of capital structure, which one of the following approaches of capital structure pleads that debt financing initially increases the value of the firm, however excess debt financing beyond a particular point reduces the value of the firm? ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए वो कौन सी थ्योरी है जिसमें अगर आप डेट
डेट आपने लिया, कहीं से लोन लिया, आपने लोन ले रहे हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो शुरू में तो आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो इंक्रीज करेगी। शुरू में तो वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो आपकी इंक्रीज करेगी, मगर एक पॉइंट के बाद आप डेट इंक्रीज करे जा रहे हो, किए जा रहे हो, आप डेट अपनी कंपनी में इन्फ्यूज किए जा रहे हो। एक पॉइंट के बाद, एक पॉइंट तक तो आपकी कंपनी की वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज करेगी, मगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो डिक्रीज होने लगेगी। ये कौन सी थ्योरी कहती है, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। देखो अब क्या होता है, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हमारे पास 4 थ्योरी हैं, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मोदी-गिलियानी अप्रोच। देखिए ये चारों थ्योरी क्या कहती हैं, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। देखिए सबसे पहले नेट इनकम अप्रोच देख लेते हैं। नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच ये आपकी दी है दुरान ने, ठीक है, ये दुरान ने दी है। और आप लोगों को याद रखना है कि हर थ्योरी की अपनी कुछ अजम्पशंस हैं, हर थ्योरी की अपनी कुछ, हर अप्रोच की अपनी कुछ अजम्पशंस हैं। जब उन अजम्पशंस को मान लिया जाता है तभी वो थ्योरी जो कह रही है वो आपकी क्या बैठेगी, फिट बैठेगी। तभी वो जो थ्योरी मेंशन कर रही है, जो बात कह रही है, वो तभी फिट बैठेगा। क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब देखो ये आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी अजम्पशन तो यही है, चारों थ्योरी में अप्लाई होगी, कि सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास 2 ही सोर्स हैं पैसा रेज करने के, फंड रेज करने के, डेट और इक्विटी। क्लियर। अब देखो नेट इनकम अप्रोच कहती है, मैं अजम्पशंस आपको नहीं बता रही हूँ, एक वो बता देती हूँ कि थ्योरी क्या कहती है। देखिए नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है कि जितना आप डेट, जैसे जैसे आप डेट अपने मतलब कंपनी में डेट को यूज़ करोगे, डेट के ज़रिए से लोन लोगे, लोन के ज़रिए से आप फंड रेज करोगे, तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म जो है, वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि डेट की कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, लोन लेने की कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, क्योंकि आपको इस पे इंटरेस्ट देना होता है जो कि फिक्स होता है, आपके प्रॉफिट बढ़े या कम हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट जितना देना है उतना देना ही है। तो डेट की जो दूसरी अजम्पशन यही है कि डेट की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है कि आप जब कंपनी में पैसा डेट के जरिए से, लोन के जरिए से लोगे, तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी, वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये आपकी कौन सी थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच, रेलेवेंस, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन हमारा क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट कर रहा है। और क्या इफेक्ट कर रहा है, आप डेट जितना इंक्रीज करोगे उतनी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखिए दूसरी थ्योरी आती है हमारी, रेलेवेंस में ही आती है, ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या आती है, ट्रेडिशनल अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोच बात करती है, ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि आप जब डेट, लोन के ज़रिए से पैसा रेज करोगे, फंड लोगे किसी से, तो एक पॉइंट तक तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी, एक पॉइंट तक तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी, मगर ड्यू टू ओवर लिवरेजिंग, आप ज़्यादा डेट लेने की वजह से एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी डिक्रीज होने लगेगी, वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी डिक्रीज होने लगेगी। क्यों, देखो इसका सबसे बड़ा एक अजम्पशन होता है कि यहाँ पर अब इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रैशनल हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, रैशनल हो जाते हैं। रैशनल का मतलब है कि अब वो समझदार हैं, अपनी थिंकिंग लगा रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग लगा रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में। वो कह रहे हैं कि ठीक है, एक लिमिट तक लोन लेना तो वाजिब है, एक लिमिट तक अगर आपकी कंपनी जिसमें आपने पैसा लगा रखा है वो लोन ले रही है तो ठीक है, मगर एक लिमिट के बाद अगर वो ज़्यादा ही लोन पर रिलाय हो रही है, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट पर अगर कहीं प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इंसॉल्वेंसी की पोजीशन आ सकती है, रिस्क क्रिएट हो रहा है,
बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ इन्वेस्टर्स जिसने अपना पैसा लगा रखा होगा वो विड्रॉ करने लगेंगे। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, एक पॉइंट के बाद वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि एक पॉइंट तक तो इंक्रीज होगी वैल्यू ऑफ द फर्म, मगर अगर आप डेट उतने ही उस स्पीड से ज़्यादा इंड्यूस करते रहोगे अपनी कंपनी में, तो एक पॉइंट के बाद वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्लियर। अब देखो उसके बाद आपकी नेक्स्ट थ्योरी है आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आती है आपकी इररेलेवेंस में। और इररेलेवेंस का मतलब क्या है कि ये वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट नहीं करेगी। क्लियर। अब वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट क्यों नहीं करेगी, ये भी आपकी दुरान नहीं दी है। क्लियर है, ये भी आपकी दुरान नहीं दी है। ये अब इस थ्योरी में ये बोलते हैं कि नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर्ड जो डिसीजन है वो वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि कॉस्ट ऑफ द कैपिटल जो है वो कांस्टेंट रहती है। वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा डेट इंक्रीज करते जाते हो, ठीक है, पहले उन्होंने कहा कि डेट इंक्रीज कर रहे हो तो उससे हो सकता है आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो, मगर डेट जो आपने लिया, जो आपने लोन लिया, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आ रही थी, जिससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा था, जिससे आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो सकती थी, वो किससे सेट ऑफ हो गई? आपने जब लोन ज़्यादा लिया ना, तो आपके इन्वेस्टर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो ये थ्योरी कहती है कि अगर आप डेट लेते हो तो साथ में रिस्क भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ से जो हमको बेनिफिट होता है, डेट लेने से हमको जो बेनिफिट होता है वो सेट ऑफ हो जाता है जो भी उसके लेने से रिस्क इंक्रीज होता है, इंसॉल्वेंसी का, लिक्विडिटी का। तो जो भी हमारे पास रिस्क इसकी वजह से इंक्रीज होता है, उसके साथ ये जो बेनिफिट होता है वो क्या हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है। तो एट लास्ट वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है? क्लियर है। अब हमारी बस लास्ट थ्योरी बची है। ये बहुत बड़ा टॉपिक मैंने आप लोगों को बहुत ब्रीफ में समझा दिया है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं ये आपकी चारों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट थ्योरी है आपकी एमएम अप्रोच। लास्ट थ्योरी है आपकी एमएम अप्रोच। और एमएम अप्रोच भी आपकी क्या है, इररेलेवेंस है। क्या है, इररेलेवेंस है। और इररेलेवेंस का मतलब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आपके फर्म की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता है। और एमएम अप्रोच की सबसे बड़ी जो आपकी अजम्पशन होती है वो ये होती है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट में कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इररिलेवेंट है, वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट नहीं करता। परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन सबको इक्वली, जितनी सबको अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन सबको ओपनली अवेलेबल है इक्वली। ठीक है, कुछ भी छुपाया नहीं गया है, कुछ भी छुपाया नहीं गया है। क्लियर है? तो इसमें ना एमएम अप्रोच ने दो प्रपोजिशन दे दी थी। एक प्रपोजिशन जब टैक्सेस को कंसिडर नहीं किया था, और बाद में उन्होंने एक प्रपोजिशन दी थी कि जब उन्होंने टैक्सेस को कंसिडर किया था। तो ये बात तो बहुत क्लियर है, जब उन्होंने टैक्सेस को कंसिडर नहीं किया तो उन्होंने बोला कि वैल्यू ऑफ द फर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बेनिफिट होता है वो सेट ऑफ हो जाता है। इसको आर्बिट्रेज प्रोसेस कहते हैं। आपको जब भी कहीं एमएम अप्रोच आए तो आप लोगों को याद रखना है कि इसको आर्बिट्रेज प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि वो बेनिफिट जो है उसको सेट ऑफ कर दिया जाता है। क्लियर है? और यहाँ टैक्स, जब हम लोग टैक्स को कंसिडर करते हैं तो हमें पता है कि डेट पर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो हमारा टैक्स डिडक्टेबल होता है, वो हमारा टैक्स डिडक्टेबल होता है। हम लोग पहले क्या करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर टैक्स पे करते हैं। क्लियर? और मगर टैक्स जो हमारा प्रॉफिट बचता है टैक्स के बाद, उसमें से हम डिविडेंड पे करते हैं, तो टैक्स डिडक्टेबल होता है, तो इसकी कॉस्ट इक्विटी से कम आ जाती है। और जहां हमने टैक्स कंसिडर कर लिया तो एमएम अप्रोच अपनी दूसरी प्रपोजिशन में कहते हैं कि हाँ, यहाँ वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है, और अगर डेट इंट्रोड्यूस किया है तो इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो एमएम अप्रोच ने अपनी प्रपोजिशन 2 में ऐसा बोला है कि हाँ, वैल्यू ऑफ द फर्म इफेक्ट होगी। मगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एमएम अप्रोच रेलेवेंस में आता है या इररेलेवेंस में, तो आपको ये याद रखना है कि ये इररेलेवेंस में आता है। क्लियर? आप क्वेश्चन देख लेंगे, अब आप लोग आंसर बता देंगे।
देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला कि इनिशियली तो डेट इंक्रीज होगा मगर एक पॉइंट के बाद वो डिक्रीज होने लगेगा, और ये हमने किस में पढ़ा, ट्रेडिशनल अप्रोच में। ये हमने किसने पढ़ा, ट्रेडिशनल अप्रोच में। क्लियर है, ट्रेडिशनल अप्रोच में ही ऐसा होता है। आई होप कि ये आपको चारों थ्योरी समझ में आ गई हो। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मैंने आपको बहुत ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है। नेट इनकम और ट्रेडिशनल आपके रेलेवेंस हैं, इफेक्ट करते हैं कैपिटल डिसीजंस को, और नेट ऑपरेटिंग और मोदी-गिलानी इररेलेवेंस हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंसिंग चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सजेस्टेड बाय द पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। देखो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या होती है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में बात की जाती है, कंपनी क्या करती है, अपने प्रेफरेंसेस को प्रायोरिटाइज कर लेती है। क्या कर लेती है, प्रायोरिटाइज कर लेती है। अब आप ये सोचोगे किस प्रेफरेंस को प्रायोरिटाइज करती है। कंपनी अपने क्या करती है, उसको क्या करना है, हमारा मेन मकसद क्या है कि उसे बिजनेस स्टार्ट करना है और फंड रेज करना है। बिजनेस स्टार्ट करना है और फंड रेज करना है। यहाँ पर वो सबसे पहले फंड कहाँ से रेज करेगी उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करती है। क्लियर। अब ये किस बेसिस पर प्रायोरिटाइज करती है, देखो मैं बताती हूँ। री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग मतलब रिटेन्ड अर्निंग, इसकी कॉस्ट सबसे कम होती है, लीस्ट कॉस्ट। अगर आप रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, जो प्रॉफिट में से आपने पैसा अपने पास रख लिया, बचा लिया, मतलब वो आप ही का पैसा है, तो सबसे कम कॉस्ट किस में से आती है, रिटेन्ड अर्निंग में से आती है। रिटेन्ड अर्निंग आप यूज़ करोगे तो उसके बाद इशू ऑफ डेट से आती है आपकी कॉस्ट, क्योंकि टैक्स डिडक्टेबल होता है। और सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है आपकी इक्विटी शेयर होल्डर, जब आप इक्विटी शेयर्स को इशू कर देते हो। क्लियर है। तो इसमें हम प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, जिसमें हमारी सबसे कम कॉस्ट आती है वो है रिटेन्ड अर्निंग। फिर दूसरे नंबर पर हम रखते हैं इशू ऑफ डेट को रखते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पे कॉस्ट हमारी किसकी कम आती है, डेट की। उसके बाद हम रखते हैं इक्विटी को। उसके बाद हम किसको रखते हैं, इक्विटी को। क्लियर है। यही तीन, सिर्फ इन्हीं तीन की बात होती है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में। हम अपने फंड्स हमें कहाँ से रेज करने हैं, हम उनको प्रायोरिटाइज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि किसकी कॉस्ट सबसे कम आ रही है। क्लियर है। तो अब हमने क्या बात कर ली, यहाँ पर हमें पता चल गया, पहली रिटेन्ड अर्निंग, फिर डेट, फिर इक्विटी। मतलब फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 1 then 3 then 2। देख लेते हैं, 1 3 2, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज डिसीजंस कम इन द एम्बिट ऑफ। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज डिसीजंस किस टॉपिक के अंदर आएंगे, ये मैंने शायद आप लोगों को बताया भी है। देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं कि हम ये डिसाइड करते हैं हमें किस प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। क्लियर। मगर कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज डिसीजन में तो हम ये देखते हैं कि हमें फंड कहाँ से रेज करना है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस में हम लोग, ये डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में तो फंड हम लोग कहीं बांट तो नहीं रहे हैं, ये भी हमें नहीं देखना। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या करते हैं कि हम लोग ये देखते हैं हमें फंड कहाँ से रेज करना है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन के एम्बिट में आता है। मेन टॉपिक आपका फाइनेंसिंग डिसीजन में आपका कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज डिसीजंस आते हैं। क्लियर है। इन्वेस्टमेंट और फिर डिविडेंड डिसीजन होता है आपका कि आपको कितना अमाउंट अपने पास रखना है और कितना अमाउंट आपको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्लियर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ फर्म। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब इसका आंसर बताने के लिए आप लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब पता होना चाहिए। अब पहले हम लोग एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ फर्म इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, refers to the internal rate of return, varies inversely with overall cost of debt, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब देखिए क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है,
जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हम फंड रेज करते हैं, हमने डेट से ले लिया, हमने इक्विटी की मदद से हमने फंड रेज कर लिया, डेट से ले लिया, डेट के ज़रिए से ले लिया मतलब लोन ले लिया हमने, और लोन पर हमको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट क्या हो जाती है हमारी यहाँ पे, कॉस्ट हो जाती है। देखो बच्चों कॉस्ट क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्त से 100 रुपये ले लिए, ठीक है, 100 रुपये ले लिए, एक दिन बाद आपने क्या किया, उसे 100 रुपये जब आप वापस देने गए तो उसने बोला भाई मुझे 110 रुपये दे, अब मैं तुझसे 110 रुपये लूँगा, कितने लूँगा, 110 रुपये लूँगा। तो आपने एक्स्ट्रा कितना अमाउंट पे किया उसको, एक्स्ट्रा कितना अमाउंट पे किया, 10 रुपये। तो ये 10 रुपये आपकी क्या आ गई, ये 10 रुपये आ गई आपकी कॉस्ट। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। क्लियर। तो अब आप जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट, तो लोन के लिए आपका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या होता है, आपका डिविडेंड होता है। तो अब इसमें आप लोगों ने मान लीजिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए किसी से लिए थे, 1 लाख रुपए क्या किए थे, 1 लाख रुपए का इंतजाम, 1 लाख रुपए आपने लिए थे। अब मान लीजिए इस पे इंटरेस्ट लगा है 10,000 का, ठीक है, आपने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, इंटरेस्ट लगा 10,000 का, आपको 1 साल बाद 1,10,000 रुपये वापस करने हैं, ठीक है। तो आपका मेन मोटिव क्या रहेगा कि आपने जो 1 लाख रुपए लगाए हैं आप उससे कम से कम एक नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन पर आने के लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन पर आने के लिए कम से कम आप 1,10,000 रुपये तो कमा लो, मतलब मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है। मतलब 10,000 आपकी कॉस्ट आई और आपको ऊपर से कितना कमाना है, 10,000, 1 लाख स्पेंड करने के बाद आपका मिनिमम रिटर्न 10,000 तो होना ही चाहिए, क्योंकि 1,10,000 रुपये आपको क्या करने हैं, वापस पे बैक करने हैं, वो आपकी लाइबिलिटी है, करना ही पड़ेगा। तो आपको समझ में आया, ये क्या है आपका मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी जिसे आप कहते हो। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ फर्म इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इन्वॉल्व्स कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय dividing the dividend by market price net proceeds per share। देखो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला, इनमें से ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं वो किसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला बता रहे हैं, कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय डिवाइडिंग द डिविडेंड अपॉन बाय मार्केट प्राइस नेट प्रोसीड्स पर शेयर बाय मार्केट प्राइस, बस इतना ही दिया हुआ है, डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस, सिर्फ इतना ही हमें दिया हुआ है। तो ये किसका हो जाएगा फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा डिविडेंड प्राइस मेथड का, ये हो जाएगा डिविडेंड प्राइस मेथड का। अब आप लोगों को याद रखना है, सबसे पहले तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक का क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम कॉस्ट निकालते हैं, आपकी डेट की कॉस्ट निकालते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट निकालते हैं, इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट निकालते हैं। क्लियर। ये जो आपके 4 मेथड दिए हुए हैं ये इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट निकालने के दिए हुए हैं। ये किसके दिए हुए हैं, इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट निकालने के दिए हुए हैं। अब आपको इसमें क्या करना होता है, आप इसमें चारों फॉर्मूले लगाते हो, 4 फॉर्मूले में से ये जो फॉर्मूले हैं इसमें हम ग्रोथ रेट को कंसिडर नहीं करते हैं कि आगे चल के अगर कंपनी ग्रो करती है तो हमें कितना डिविडेंड मिलेगा, हम इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं, तो कितनी कॉस्ट आएगी इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं। मगर ए और डी वाला जो मेथड है उसमें हम ग्रोथ रेट को कंसिडर करते हैं, इसमें हम ग्रोथ रेट को कंसिडर करते हैं। तो अगर देखिए अब मैं आपको एक एक करके फॉर्मूले समझा देती हूँ एक बार। जैसे प्राइस अर्निंग प्लस ग्रोथ मेथड अगर होता या फिर प्राइस अर्निंग मेथड होता, तो प्राइस अर्निंग मेथड में हम लोग क्या करते, ईपीएस 1 अपॉन प्राइस 0। अब देखिए ये 1 और 0 का क्या महत्व है, 1 का मतलब ये है कि अर्निंग पर शेयर जो आगे होने वाली है, एक्सपेक्टेड, अभी नहीं एक्सपेक्टेड, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं,
कॉस्ट निकाल रहे हैं, और मैंने आपको बताया ये कॉस्ट किसकी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा कब मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर से हमने पैसा रेज किया तो अब हमें पहले टाइम तो लगेगा, हम उस पैसे को यूज़ करेंगे, फिर हम पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट में से मिलेगा उन्हें। तो आप ये मान लीजिए कि 1 साल बाद, कम से कम 1 साल के बाद ही तो आप उनको पैसा दोगे। तो इसमें हम क्या बात करते हैं, आपकी कॉस्ट क्या आएगी, जो आपकी 1 साल बाद अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्टेड होने वाली है, करंट नहीं है, अपॉन करंट प्राइस, जो करंट आपका मार्केट प्राइस चल रहा है, करंट जो आपका मार्केट प्राइस है पर शेयर का, उससे आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो आपकी क्या निकल के आ जाती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल के आ जाती है प्राइस अर्निंग मेथड से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल के आ जाती है प्राइस अर्निंग मेथड से। और वहीं पर अगर आपने, क्योंकि अब आपकी कंपनी हो सकता है ना फ्यूचर में ग्रो भी करे, फ्यूचर में अगर आपकी कंपनी ग्रो करेगी तो आप ग्रोथ रेट को तो कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उन्हें डिविडेंड ज़्यादा मिलेंगे, प्रॉफिट्स के बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, और कम होगा तो बेनिफिट्स कम मिलेंगे। तो अगर ग्रो करती है तो यहाँ बस ग्रोथ रेट को हम ऐड कर देते हैं, दैट्स इट। क्लियर। उसी तरीके से डिविडेंड मेथड है, यहाँ जो डिविडेंड मिलने वाला है, एक्सपेक्टेड जहाँ होता है वहाँ हम 1 लगाते हैं, जो मिलेगा नेक्स्ट ईयर में हमें, अपॉन P0 करंट मार्केट प्राइस जो है, ये हो गया आपका डिविडेंड प्राइस मेथड का। प्लस ग्रोथ लगा है तो सिंपली प्लस ग्रोथ ही करना है, फॉर्मूले में कुछ और नहीं है, प्लस ग्रोथ। क्लियर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, in weighted average cost of capital, an organization can affect its cost of capital through weighted average cost of capital में एक organization अपनी cost of capital को किसके थ्रू अफेक्ट कर सकती है। अब आप ये क्वेश्चन तभी बता पाओगे जब आपको weighted average cost of capital पता होगा। देखिए, अभी हमने ऊपर 4 फॉर्मूले पढ़े हैं ना, देखो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने पढ़ा, इसमें ना 2 सेट होते हैं, एक होता है आपका स्पेसिफिक कॉस्ट, एक होता है आपका ओवरऑल कॉस्ट, एक होता है आपका ओवरऑल कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट में क्या करते हो आप, सबकी कॉस्ट अलग अलग निकालते हो, जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने अलग कैलकुलेट कर ली, इसके जो 4 मेथड होते हैं वो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े। कॉस्ट ऑफ डेट आपने अलग कैलकुलेट कर ली, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपने अलग कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो ये आपने अलग अलग सबकी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स आपने अलग कैलकुलेट कर ली। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है आपका, जब आप इनको एक साथ कैलकुलेट करते हो उसे हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। आप बस इसमें कुछ नहीं करते हो, जैसे मान लीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी है, उसको आप उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस कॉस्ट ऑफ डेट दिया है आप उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिया है उसको आप उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे ही करके ओवरऑल कॉस्ट निकल के आ जाती है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबको इंक्लूड करता है, इक्विटी को भी, डेट को भी, प्रेफरेंस शेयर को भी। अब आप देखिए आंसर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको इफेक्ट करता है, पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल, क्योंकि हम डेट, इक्विटी, ओवरऑल कॉस्ट सबको इंक्लूड कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट को ये बिल्कुल इंक्लूड करेगा। पॉलिसी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। पॉलिसी ऑफ डिविडेंड्स, बिल्कुल सही बात है, हम लोग उसमें कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सबको इंक्लूड कर रहा है। तो ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर और डेट इज नोन एज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर कॉस्ट ऑफ डेट को आप क्या बोलते हो, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिलेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बर्डन ऑन द शेयर होल्डर, नन ऑफ द अबव। देखो हमने जस्ट अभी अभी पढ़ा है कि एक स्पेसिफिक होता है, एक ओवरऑल होता है। जब हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट को, तो वो क्या हो जाएगा, द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप में से काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही लगाया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, चेतना फैशंस इज एक्सपेक्टेड टू पे एन
एनुअल डिविडेंड ऑफ रुपीज़, देखो एक्सपेक्टेड टू पे लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड टू पे मगर मतलब मिलेगा, is expected to pay an annual dividend of rupees 0.80 पर शेयर नेक्स्ट वीक। मतलब आपको क्या दे रखा है, D1, क्या दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है। D1 क्या होने वाला है आप लोगों का 0.80, मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या होने वाला है 0.80। द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 22.40, मार्केट प्राइस आपको कितनी दी हुई है P0, मार्केट प्राइस कितनी दी हुई है 22.40, कितनी दी हुई है 22.40 आपको मार्केट प्राइस गिवन है। एंड द ग्रोथ रेट इज, और ग्रोथ रेट दी हुई है 5%, ग्रोथ रेट क्या है 5%। तो फिर फर्म की कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी। अब देखो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर तो दिया नहीं हुआ है, डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है। तो डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है, इससे हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड अपॉन करेंट मार्केट प्राइस इंटू 100 करके हम इसको क्या कर लेते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस ग्रोथ रेट, प्लस ग्रोथ रेट। क्लियर है। अब आप बस इसमें वैल्यूज रख दो, जैसे देखो D1 कितना क्या दिया हुआ है आपको 0.80 अपॉन 22.40 इंटू 100 और प्लस ग्रोथ रेट कितना है 5%, ग्रोथ रेट कितना है 5%। तो देखो अब 0.80 अपॉन 22.40 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3.57% निकल के आ जाएगा। इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो 80 अपॉन 2240 इंटू 100 तो 3.57% निकल के आ जाएगा, प्लस ग्रोथ रेट है आपकी 5%, तो 5 6 7 8 8.57%। आंसर क्या हो जाएगा डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो। नेक्स्ट है आपका द डिसीजन ऑफ रिप्लेसिंग मशीन्स विद मॉडर्न मशीनरी ऑफ हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी इज अ। जो आप डिसीजन लेते हो कि आपकी कंपनी चल रही है, आपने कोई मशीनरी पहले से इंस्टॉल करके रखी हुई है, अब आपने क्या डिसीजन लिया कि अब आप लोग एक मॉडर्न मशीनरी इंस्टॉल करोगे जो हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, वो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी। ठीक है, आप इसका बेनिफिट आप काफ़ी सालों तक लेते रहोगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये किस डिसीजन के अंदर आएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। फाइनेंसिंग डिसीजन में तो हम ये देखते हैं कि फंड कहाँ से रेज करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर ये हम देखते हैं कि हमें इन्वेस्ट किस प्रोजेक्ट में करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लंबे समय तक के लिए मिले। क्लियर। वर्किंग कैपिटल डिसीजन ये हम सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन हम इसमें पैसा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन में भी हम यही देखते हैं कि अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस प्रोजेक्ट्स गिवन है, हमें इन्वेस्ट किस में करना है। ठीक है, तो अब आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन में, तो मगर आप लोगों को ये याद रखना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें चूज़ करना होता है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन आते हैं। क्लियर है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका refers to long term planning for proposed capital outlays and their financing. Dash refers to long term planning, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लंबे समय की प्लानिंग करते हैं फॉर प्रपोज्ड कैपिटल आउटलेस। क्या होता है, हमको डिफरेंट कैपिटल आउटलेस मतलब प्रोजेक्ट्स गिवन होते हैं। ठीक है, हम उन पर अपनी अलग अलग टेक्निक अप्लाई करके हम ये चेक करते हैं कि हमें लंबे समय तक के लिए और ज़्यादा बेनिफिट्स, मोर रिटर्न्स
हमें किस प्रोजेक्ट से मिलेंगे, और हमें जिस प्रोजेक्ट से ज़्यादा बेनिफिट्स और लंबे समय तक के लिए बेनिफिट्स मिलते हैं हम उसी प्रोजेक्ट में क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है, इसका सही आंसर हो जाएगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। वर्किंग कैपिटल तो होता ही शॉर्ट टर्म के लिए है, टर्म फाइनेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं, क्योंकि आंसर हमारा कैपिटल बजटिंग, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश रेफर्स टू द टाइम पीरियड विद इन विच इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इज रिकवर्ड। देखो ये आपका क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस का। किसका क्वेश्चन है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन का। मैं आप लोगों को टॉपिक बताती जा रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग टॉपिक जाके एक बार पूरा देख सकते हो, हालांकि एक्सप्लेनेशन तो मैं दे ही रही हूँ आप लोगों को साथ में। कैपिटल बजटिंग डिसीजन का ये टॉपिक है आप लोगों का, और इसमें आप लोग बात करते हो तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें वो बताइए, वो इनमें से वो कौन सी टेक्निक है जिसमें it refers to the time period within which investment in fixed assets is recovered। ये कह रहा है कि मान लीजिए आपने कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करने में 1 लाख रुपए लगाए हैं। तो अब आप ये कैलकुलेट करके हम किस टेक्निक में ये कैलकुलेट करते हैं कि आने वाले कितने सालों में हम अपना ये अमाउंट रिकवर कर लेंगे, आने वाले कितने सालों में हम अपना ये अमाउंट जो हमने लगाया है, इनिशियल अमाउंट जो लगाया है वो हम रिकवर कर लेंगे। क्लियर। तो वो हम कैसे करते हैं बच्चों, देखो एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड कैश फ्लो और पे बैक पीरियड, ये सभी आपकी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर टेक्निक्स लगाते हो और ये डिसाइड करते हो कि हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो देखिए क्या किया गया है, कैपिटल बजटिंग में हमारी जो टेक्निक्स होती हैं उन्हें हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए क्या होता है, कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक हमें पढ़ाई जाती हैं उसमें 2 पार्ट में होती हैं। एक मेथड्स होते हैं हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स, एक होते हैं हमारे मॉडर्न, या फिर आप हमें इन्हें डिस्काउंटेड मेथड्स भी कह सकते हो। ट्रेडिशनल मेथड्स वो होते हैं जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता है। और मॉडर्न या फिर डिस्काउंटेड मेथड्स वो होते हैं जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। क्लियर। अब ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले आता है आपका पे बैक पीरियड, सबसे पहले आता है आपका पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या कहता है कि आप कितने दिनों में जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी वो कितने दिनों में, आप कितने सालों में रिकवर कर लोगे। क्लियर। दूसरा आता है आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, इसमें हम कैश फ्लोज कंसिडर करते हैं और इसमें हम एवरेज प्रॉफिट्स कंसिडर करते हैं। डिस्काउंटेड मेथड में हमारे आते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें हम क्या करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि सभी प्रेजेंट कैश आउटफ्लोज और सभी प्रेजेंट कैश इनफ्लोज को कंसिडर करते हैं और ऑल प्रेजेंट कैश आउटफ्लोज में से माइनस कर देते हैं प्रेजेंट कैश इनफ्लोज। ठीक है। एनपीवी होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी, और एक होता है आपका आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये सब आपके किस में आते हैं, डिस्काउंटेड मेथड में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। और कैपिटल बजटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो अप्रोच, या फिर आप ये कह दो कि साउंड अप्रोच कौन सी है, तो इसमें आप लोग कैश फ्लो को जो कंसिडर करते हो उसे साउंड अप्रोच कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कैश फ्लोज आप किस में कंसिडर करते हो, कैश फ्लोज कंसिडर करके ही आसान है क्या करना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट करना। क्लियर है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच होते हैं और मॉडर्न अप्रोच होते हैं। ट्रेडिशनल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता, मॉडर्न या फिर डिस्काउंटेड मेथड्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है।
ट्रेडिशनल में पे बैक और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आता है, मॉडर्न में नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आते हैं। और भी आते हैं डिस्काउंटेड पोस्ट पे बैक पीरियड, ठीक है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो ये सब क्या है, आपके कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स हैं। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि आपने जो अमाउंट लगाई है उसको कितने सालों में आप रिकवर कर लोगे। ये हम देखते हैं पे बैक पीरियड में, हमने जो अमाउंट पे किया था वो हमें बैक कितने पीरियड में, कितने टाइम में हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया विच मेथड फॉल्स अंडर डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया। अभी हमने पढ़ा अकाउंटेड रेट ऑफ रिटर्न, देखो जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है उसे ही हम अकाउंटेड रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ट्रेडिशनल। पे बैक पीरियड भी क्या हो गया, ट्रेडिशनल हो गया। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, देखो एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमने पढ़ा था कि ये है आपका मॉडर्न या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कैलकुलेटेड बाय। अब प्रेफरेंस शेयर की जो कॉस्ट हम निकालते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देख लेते हैं। डिवाइडिंग द प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर बाय द फिक्स्ड डिविडेंड पर शेयर, बाय द फिक्स्ड डिविडेंड पर शेयर। क्या कह रहा है ये, डीपीएस अपॉन डिविडेंड प्राइस पर शेयर, डिविडेंड द प्राइस पर शेयर, डीपीएस अपॉन ईपीएस, डीपीएस अपॉन ईपीएस। और इसको हम बोलते क्या है, नेट प्रोसीड्स बोलते हैं, मतलब डीपी प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स, ऐसे हम निकालते हैं। या फिर डिवाइडिंग द बुक वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर बाय द फिक्स्ड डिविडेंड, पीडी प्रेफरेंशियल डिविडेंड बाय बुक वैल्यू, या फिर ये फॉर्मूला होता है। डिवाइडिंग द प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर बाय द फिक्स्ड डिविडेंड पर शेयर, बाय द फिक्स्ड डिविडेंड पर शेयर एंड देन एडिंग द ग्रोथ। ये कह रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड से आप किसको, नेट प्रोसीड्स को डिवाइड करके प्लस कर देते हो ग्रोथ, प्लस कर देते हो ग्रोथ। देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है। प्रेफरेंशियल डिविडेंड का जो डिविडेंड होता है वो तो फिक्स होता है, ठीक है। उनके साथ हम ये बात नहीं करते कि अगर ग्रोथ होगी तो हम आपको पेमेंट करेंगे। अब वो अलग केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, मगर प्रेफरेंस शेयर्स में क्या बात होती है कि आपको एक फिक्स्ड सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने में हम ग्रोथ ऐड करते ही नहीं हैं। डिवाइडिंग द प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर बाय द फिक्स्ड डिविडेंड पर शेयर एंड देन एडिंग द रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम ऐड करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो बुक वैल्यू पे नहीं होता है, नेट प्रोसीड्स होते हैं आपके, प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगर आपको जब भी फॉर्मूले ऐसे रिटन में दिए हुए हैं तो आप उनको न्यूमेरिकल टर्म में पहले चेंज करिए, फिर चेक करिए कि कौन सा फॉर्मूला है। क्लियर। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक में से क्वेश्चन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ साउंड मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग इज बेस्ड ऑन। अ साउंड मेथड, अकाउंटिंग प्रॉफिट, कैश फ्लोज, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखो हमने अभी बात की थी कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल है हमारे पास, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मॉडर्न में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहे हैं। अब जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रहे तो ये तो डेफिनेटली साउंड नहीं होगा, और मॉडर्न में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं तो ये साउंड है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम कैश फ्लोज को ही कंसिडर करें। क्लियर है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैश फ्लो इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज। कैश फ्लोज के बेसिस पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालना इज इजी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कैपिटल बजटिंग द टर्म कैपिटल रेशनिंग इम्प्लाइज। देखो अब ये टर्म कैपिटल रेशनिंग क्या बोलता है ये बताना है हमें। दैट नो रिटेन्ड अर्निंग्स आर अवेलेबल। कैपिटल रेशनिंग का मतलब ये है कि क्या कोई भी रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल नहीं है। देखो ये बिल्कुल गलत है, इसका मतलब ये नहीं है। फिर आता है दैट लिमिटेड फंड्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, कि सिर्फ लिमिटेड फंड्स ही लिमिटेड है। फंड्स क्या है, लिमिटेड है।
that funds are available for investment are limited, that no external funds can be raised, कोई external funds raise नहीं किए जा सकते, that no fresh investment is required in current year, कि कोई भी fresh investments की ज़रूरत नहीं है current year में, ये बिल्कुल गलत है। देखो कैपिटल रेशनिंग का मतलब क्या होता है, कैपिटल रेशनिंग का मतलब होता है कि हमारे पास फंड्स जो हैं वो लिमिटेड हैं और हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। फंड्स लिमिटेड हैं और ऑप्शंस हमारे पास काफ़ी सारे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग फिर ये कैपिटल रेशनिंग टर्म यही बोलता है कि टर्म आपके पास क्या है, फंड लिमिटेड है और आपको इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। तो कैपिटल रेशनिंग में हमारे पास दो टर्म भी आ जाते हैं, डिविजिबल प्रोजेक्ट्स और इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स। इनडिविजिबल वो होते हैं जिन प्रोजेक्ट्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, आपको पूरे प्रोजेक्ट में एज अ होल ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और डिविजिबल वो हो सकते हैं, वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनको आप डिवाइड कर सकते हो या सिर्फ एक पोर्शन में ही उसको इन्वेस्ट कर सकते हो अपना अमाउंट। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट लिमिटेड फंड्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। बी विल बी द करेक्ट आंसर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The feasibility approach of capital rationing can be applied in. Feasibility approach of capital rationing can be applied in. Feasibility, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि हम प्रोजेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हम प्रोजेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और feasibility का मतलब क्या होता है, आसानी से, easily, conveniently। तो ईजिली कन्वीनियंटली आप क्या कर सकते हो, देखो आपका एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट किस बेसिस पे, आपने प्रोजेक्ट को डिवाइड किया या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट देखे जो डिविजिबल नहीं है। अब आप जो प्रोजेक्ट डिवाइड किया, आप उसके अलग अलग पार्ट को पढ़ते हो, देखते हो, टेक्निक लगाते हो, देखते हो सबसे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ से आएगा, सबसे कम कॉस्ट कहाँ पर लगेगी, सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से मिलेगा। तो आप उस बेसिस पे किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हो और किन्हीं प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हो। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट सिचुएशन। कन्वीनियंस के बेसिस पर इजीली आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इसमें क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स डिविजिबल भी होते हैं, इनडिविजिबल भी होते हैं, आपके पास फंड्स लिमिटेड होते हैं और आपके जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं वो वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। क्लियर है? तो बस आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों के साथ क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।